नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव मैदान में है और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। मैं अग्रिम रूप से सभी आज जिन लोगों ने नामांकन कराया उनको बधाई देता हूँ। सर, समाजवादी पार्टी के अभी तक प्रत्याशी में ही लिस्ट तय नहीं हो पाई है, उसी में ही अभी मतभेद। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के अमेठी और रायबरेली को लेकर ये कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की नहीं। हम अमेठी भी जीत रहे हैं और रायबरेली भी जीत रहे हैं। 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन दे दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समेत ओम बिरला समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा के नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने वाली है। कई नेताओं की मौजूदगी में 10 एमएलसी नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया गया है, जिसमें 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 10 एमएलसी नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में नामांकन भरा है, जिस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। प्रदेश में एमएलसी का चुनाव होना है, जिसके लिए 10 एनडीए एमएलसी ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों की तैयारी तेज और इसी कड़ी में भाजपा के 10 एमएलसी उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बता दें कि 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं, वहीं 3 अन्य पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के 10 एमएलसी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में। पूरी जानकारी के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, एनडीए के 10 एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है, कितना जोश है, कितना उत्साह है? इसी के साथ कांग्रेस का प्रदेश में क्या रुख है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उसके सहयोगी दल है वो पूरी तरह उत्साहित है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन्होंने अपना बयान भी दिया है कि हमारी पार्टी के 7 उम्मीदवारों ने और हमारी सहयोगी दलों के 3 सहयोगी दलों के एक उम्मीदवार में, एक उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल का, एक उम्मीदवार सुभाषपा का और एक उम्मीदवार अपना दल सोनेलाल से, इन्होंने भी नामांकन कर दिया। यानी कुल मिलाकर 9 एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कि हमारे सब के सब उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अब कुछ ही देर बाद जैसे कि जानकारी आ गई है, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से भी नामांकन दाखिल करवाए जाएंगे और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एक कैंडिडेट अतिरिक्त कहीं से नामांकन दाखिल करता है, तभी चुनाव की स्थिति आ सकती है। अन्यथा में 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के, यानी जो विपक्षी दल है उसकी तरफ से, और 10 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दलों की तरफ से और सहयोगी दलों से इनका निर्विरोध चुना जाना निश्चित हो जाए।
अमरेंद्र, निर्विरोध चुने जाने की बात कही जा रही है। बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि 10 के 10 सीट पर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष का क्या रुख है, क्योंकि सपा की तरफ से क्या कुछ नामांकन कब तक दाखिल होने वाले हैं और विपक्ष के हालात क्या हैं? देखिए, जैसे कि जानकारी आ रही है, समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के अलावा न तो कांग्रेस पार्टी के पास में इतना संख्या बल है कि वो एमएलसी के लिए प्रत्याशी खड़ा करते हैं, और न ही कांग्रेस पार्टी के पास के अलावा बसपा के पास संख्या बल है। ऐसे में 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से नाम सामने आए हैं और उनके नाम फाइनल किए गए हैं, और वो नामांकन कुछ देर में करेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। हाँ, ये समाजवादी को चौथा कैंडिडेट ले आती है अथवा भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों के सिंबल से कोई इधर से 11वां कैंडिडेट आता है, तभी चुनाव की नौबत आएगी। लेकिन अभी तक कोई 11वां कैंडिडेट आने की शुरुआत नहीं तेज हुई है, कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसा में कहा जा रहा है कि अगर 10 कैंडिडेट एनडीए की ओर से और मात्र 3 कैंडिडेट सपा की ओर से रहते हैं, तो ऐसे में निर्विरोध चुनाव हो सकता है और निर्विरोध सभी निर्वाचित हो सकते हैं। अमरेंद्र, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, और जैसा कि आपने भी कहा, 10 उम्मीदवार, 10 एमएलसी उम्मीदवार एनडीए की तरफ से हैं। सपा जो मुख्य विपक्ष में बैठा हुआ है, उसके पास 3 सीटों पर अभी तक बातचीत हो रही है। तो क्या एक तरफा हवा एमएलसी के चुनाव में बहने वाली है और इसका क्या असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो विधान परिषद के चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, ये विधानसभा क्षेत्र के चुनाव है। एमएलसी के चुनाव 4 प्रकार के होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें विधायक वोटिंग करते हैं। एक नगरीय निकाय क्षेत्र के, जिसमें बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि वोटिंग करते हैं। और इसके अलावा एमएलसी के चुनाव जो होते हैं, वो होते हैं मनोनीत तरीके से, मनोनीत क्षेत्र और बाकी शिक्षक और स्नातक क्षेत्र। ये जो चुनाव है एमएलसी के, ये विधानसभा क्षेत्र के चुनाव है। और इन चुनाव में पूरी उम्मीद है कि सत्तारूढ़ दल, जो कि बड़ा दल भी है, और साथ ही पूरी तरीके से सत्तारूढ़ दल के पास में यह मौका है कि सत्तारूढ़ दल अपने सभी प्रत्याशियों को जिता ले। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सत्तारूढ़ दल के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। और सत्तारूढ़ दल के अलावा, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास में 3 उम्मीदवार ही उन्होंने खड़े किए हैं, उनके पास भी 3 कैंडिडेट जिताने की संख्या बल है और उम्मीद की जा रही है वो भी जीतेंगे। और ऐसा सोचा जा रहा है, यदि कोई 11वां कैंडिडेट भाजपा की तरफ से या एनडीए की तरफ से और चौथा कैंडिडेट सपा की तरफ से नहीं आया, तो ये चुनाव निर्विरोध हो सकता है। अमरेंद्र, सत्तारूढ़ पार्टी जैसा कि बातें चल रही हैं और जैसा कि अब तक समझ में आ रहा है, वो जीत सकती है। तो एमएलसी चुनाव में जो समीकरण बनकर के सामने आएंगे, वो लोकसभा चुनाव के समीकरण को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आम जनमानस पर भी इसका एक साफ संदेश जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, इन्फ्लुएंसिंग तो जरूर होगी। एक प्रेरणा तो जाती है, एक संदेश की पॉलिटिक्स होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक कामयाब है, वो जरूर होगी। हालांकि इन चुनाव में सीधे विधायक गण मतदान करेंगे। आप विधायक जो भी अपने जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में विधायकों का संख्या बल इतना है कि वो अपने 7 कैंडिडेट जिता लेंगे। साथ ही अपने सहयोगी दलों के भी 3 कैंडिडेट वो जिता लेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के पास भी इतना संख्या बल है कि वो 3 कैंडिडेट जिता सकते हैं। तो ऐसे में मैसेज पॉलिटिक्स जरूर है, लेकिन क्योंकि जनता की सीधी भागीदारी इन विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि जनता का क्या रुख होगा, ये देखने की बात इसमें नहीं आएगी। इसमें तो चुनाव में विधायक ही वोट डालेंगे और वो पूरी संख्या में भाजपा के पास भी है अपने 10 प्रत्याशी जिताने के लिए, और पूरी संख्या में सपा के पास भी है। हाँ, अगर कोई 11वां प्रत्याशी एनडीए की तरफ से या चौथा प्रत्याशी विपक्ष की तरफ से आता है, तब फिर मामला चुनाव का बन सकता है। अमरेंद्र, सत्तारूढ़ पार्टी की बात हमने कर ली, मुख्य विपक्ष के रूप में सपा की बात हमने कर ली। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गौन मान लिया जाए, क्योंकि ना तो एमएलसी के चुनावों में कुछ हवा उनकी तरफ से बहती हुई दिखाई दे रही है, और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रुख कुछ खास तेज तैयारियों का दिख नहीं रहा है? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात बहुत खराब है। कांग्रेस पास मात्र 2 एमएलए हैं, आराधा मिश्रा मोना, जो कि अपनी दल से चुनाव जीत के आती है, और महाराजगंज से फरेंदा सीट से जीत के जो है वीरेंद्र चौधरी, वो भी अपने ही दल पर चुनाव जीत के आए हैं। सिंबल जरूर पार्टी ने दिया था। इसके अलावा कोई सीट विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी तीसरा विधायक नहीं बना पाई। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस ने एक प्रकार से समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करके
और मात्र 17 सीटों पर समझौता करके पहले ही एक प्रकार से हार मान ली है। पहले ही उत्तर प्रदेश में अपने आप को चिंता हुआ मान लिया है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश को जो जीतेगा वही देश को जीतेगा, ऐसा लग रहा है। जी अमरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको सीधे लखनऊ लेकर के चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री के हाथों बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण लखनऊ में होना है। और इस दौरान इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। That's where you can really start. केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, महापौर समेत मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात होली के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ वासियों को प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सदैव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उससे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पथ कब बना था, जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पथ एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है, उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ की मदद से रक्षा मंत्रालय ने जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर बनाया है, उसका जो डेवलपमेंट और रिसर्च का सेंटर है, उसका यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है, और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय
रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं जो अपनी धीर गंभीर शैली में संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत। तो लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने रक्षा मंत्री का धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है, साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को समाप्त किया है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आवाज एक ही में आवाज आ रही है। दोनों देखो भाई, दोनों माउथ में। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश राज्य को जिन्होंने हिंदुस्तान में एक बड़ी ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने पार्टी का काम करते हुए भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और आप मंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री भी श्री ब्रजेश जी पाठक, श्री अरविंद कुमार जी शर्मा ऊर्जा मंत्री, श्री जितेंद्र प्रसाद जी मंत्री लोक निर्माण। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में 30 से 40%। डॉक्टर अशोक जी भट्टे, सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री सत्यदेव जी पचौरी, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सरस विधान परिषद, मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी रामचंद्र प्रधान, श्री लाल जी निर्मल, श्री उमेश जी द्विवेदी, ये सारे सदस्य विधान परिषद, श्री बुक्कल नवाब जी सरस विधान परिषद, डॉक्टर नीरज वोरा यहाँ के स्थानीय विधायक लखनऊ उत्तर, श्री योगेश शुक्ला विधायक बख्शी तालाब, श्रीमती जया देवी विधायक महिला मलिहाबाद, श्री अमरेश कुमार विधायक मोहनलालगंज, और यहाँ के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी मिश्र, अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव श्री अमृत वियार, श्री अजय चौहान प्रमुख सचिव, और डीवाई श्रीनिवास राव महानिदेशक एनएसएस डीआरडीओ, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। लखनऊ चूंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और बराबर आप लोगों के बीच में भाषण करता रहता हूँ, आज यदि मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ तो लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए, लच्छेदार भाषण करने के लिए उपस्थित नहीं हूँ, बल्कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है केवल उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सबको। जिन परियोजनाओं का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अयोध्या की पावन धरती सरयू नदी और हम सब की आस्था, विश्वास और चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श आज हमें लोकतंत्र में उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
कि ये पावन धरती, पावन नगरी, सरयू नदी और हम सबकी आस्था, विश्वास और हम सब में चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम की ये धरती हम सबके लिए अद्भुत अलौकिक है, जो हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श, उनके मूल्य आज लोकतंत्र के अंदर हमें उन आदर्शों पे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं और इसीलिए जब इस धरती पर आते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है, नई चेतना मिलती है और देश और राष्ट्र के काम करने के लिए नए संकल्प होते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। ये सुखद है कि हम भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर नगर निगम की 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी के साथ सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान इंटीग्रेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। गोरखपुर न्यूज़लेटर का भी उन्होंने विमोचन किया। इस कार्यक्रम के तहत सीएम योगी ने 34 सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश और हमारे शहर स्मार्ट लगे। गोरखपुर सीएम से योगी ने दी गोरखपुर को कई बड़ी योजनाओं की सौगात। कन्वेंशन सेंटर बने, वहां पे लोगों के लिए सुविधा बने, नगर निगम भी बना रहा है। तो जो लोग महंगे होटल में पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते, उनको सस्ते में ये हॉल नगर निगम उपलब्ध कराएगा। मैंने विधायक निधि का भी अपना पूरा पैसा इसी के लिए दिया है कि भाई जो पार्षद वहां पे लोगों को उपलब्ध कराओ, सुविधाएं उपलब्ध कराओ पब्लिक की। यही है ईज ऑफ लिविंग। स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध पेयजल हो, स्ट्रीट लाइट समय पे जले, हर गरीब के पास अपना मकान हो, हर गरीब के पास राशन की सुविधा हो, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर गरीब को स्वस्थ ईंधन मिले। ये सभी कार्य और ये जो आपने आज कार्य किया है सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेट के लिए क्यूब्स के माध्यम से फिर उसे यहां से सप्लाई किया जाएगा। यहां पे जो प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित हो रहे हैं, यह सिटी के पर्यावरण को बेहतरीन करेगा। और मैं पार्षदों से भी कहूंगा, इस बार जब वन महोत्सव का कार्यक्रम हो, हर पार्षद अभी से संकल्प ले कि जो भी खाली जगह हो वहां पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ उन वृक्षों को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।